कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। बढ़िया सर, बढ़िया आ रही है सर, आ रही है। आ रही है ना। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं आज अपनी क्लास सैलरीज। सब बच्चे अपने अपने चेहरे मुझे दिखा दो। ये गुलाब का फूल नहीं देखना मुझे, सारा तेरा चेहरा देखना है। तो कल हमने जो किया था, कल हमारे सार्थक नहीं थे हमारे साथ, तो सार्थक हमने वीडियो देख लिया था कल की क्लास का, परसों की क्लास का। सर 1 घंटे तक का देखा था, उसके बाद का नहीं देखा था। मैंने यहाँ तक देखा था सर, मैं बताता हूँ। हाँ जी सार्थक जी, वीडियो देखा था आपने? सर मैंने 1 घंटे तक का देखा था। 1 घंटे तक का देखा था? ऐसा 1 हाँ। घंटे तक का सर, ये तो अब आपको देखना पड़ेगा। सैलरीज की क्लास में मैं आपको बता दूं, हर क्लास में पिछली क्लास का लेना देना होता है। तो अगर आपने नहीं अटेंड किया, किसी वजह से रह गई आपकी क्लास, अगर आपने उसका वीडियो भी नहीं देखा, तो आपको प्रॉब्लम आएगी सर। सर मतलब बस श्रेय, कंप्लीट हो ही हाँ सर, हाँ जी, कंप्लीट बस हो ही गया था। मैं बस 20 अच्छा मिनट्स का नहीं देखा, अभी देख हाँ, लूंगा। थोड़ा सा इसको चीज को देखिए। पहली बात तो एब्सेंट भी मत होइएगा। सर आर्यन, ये कुणाल, चलो वीडियोस ऑन करिए, जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, वो होमवर्क हो गया था आप लोगों का? सर डाउट्स है उसमें। डाउट्स है ना? चलिए डाउट्स ही लेते हैं सबसे पहले। 1 मिनट रुकिए सर एक डाउट था उसका, हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट। सैलरी का। चलिए बताइए क्या पेज, कौन सा डाउट है? थोड़ा तेज बोलिए, बताइए क्या डाउट है। सैलरी का था मेरा तो डाउट। किसका? सैलरी। हाँ सैलरीज का ही है सर डाउट, सैलरीज का चैप्टर ही चला हुआ है। सब बच्चे वीडियोस ऑन करो यार, कहाँ भाग जाते हो यार तुम लोग। हाँ जी संजना, आपका कोई, आपने किया था, कोई डाउट है? और जो आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था, उसके अंदर मुझे उसका अमाउंट पूछना था, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का। चलो आओ पेज नंबर बताओ, पहले आपसे आपके डाउट लेते हैं। 57। 57। तो 57 में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है हमारा बेटा 360 पर मंथ वाला, ये वाला ना? हाँ। तो देखो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हमें दे रखा है 360 पर मंथ हमें दे रखा है, ठीक है, ठीक है सर। फॉर 2 चिल्ड्रन। ये रिसीव्ड अमाउंट हो गया 360 इंटू 2 चिल्ड्रन फॉर 12 मंथ्स। हमारा एग्जाम्प्ट कितना होता है? 100 फॉर 2 चिल्ड्रन इंटू 12 मंथ्स। बस ये माइनस कर दीजिए, इसमें से जो रिसीव्ड आएगा उसमें से ये माइनस कर दीजिए, आपका एचपी आ जाएगा टैक्सेबल। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी। कुणाल आप पूछो। पूर्वा आपके हो गए क्वेश्चंस? सारे हो गए, वेरी गुड। कुणाल आप पूछो। हो गया सर। हो गया। सार्थक आपका क्या डाउट है? सर मेरा 4.8 था, इलस्ट्रेशन 4.8। इलस्ट्रेशन 4.8 पे आ जाओ बच्चों, जरा 1 मिनट। 40 से सर आपने बताया था ना, इसमें 3 में करके डिवाइड करके करना है। 1 सेकंड बच्चे, 1 सेकंड। लास्ट क्लास वाले में नहीं था, उससे पहले वाले में तो था। हाँ जी, हाँ जी, मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 फैक्टर्स में चेंज आ रहा है, तो आपको 3 बार बनाना पड़ेगा ब्रेकअप। हाँ आंसर नहीं आया था इसका। आंसर नहीं आया इसका? और किसी का हो गया? कुणाल आपका हो गया नहीं वाला? कौन सा? मेरे को तो प्रॉब्लम 2 में डाउट था। यार इसकी फोटो खींच के आप एक बार ग्रुप पर डाल दोगे? कौन से वाले की? 4.8। डाल दे। थोड़ा तेज बोलो आप लोग यार, 4.8 की डाल दे। हाँ एक बार देख लेना, शायद कोई डाउट होगा तो फिर पूछ लेना, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आज 4.13 देखना एक बार इलस्ट्रेशन। 4.13 पे आइए। प्रॉब्लम 2 भी रह गई। प्रॉब्लम 2 भी, 1 मिनट पहले 4.13 पे आइए। हाँ जी, इसमें क्या डाउट आ रहा है? जैसे तो उसने लिख रखा है 70% स्पेंट ऑन ऑफिशियल ड्यूटीज, उसका कुछ मतलब नहीं है ना? बिल्कुल ऐसा है, क्यों नहीं है? कन्वेंस अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस एक ऑफिशियल अलाउंस है। अच्छा, तो 30% टैक्सेबल होता था, मतलब हो गया? नहीं, मेरी बात बता, कन्वेंस अलाउंस एक ऑफिशियल अलाउंस है, स्टेट में यूज होता है। और ऑफिशियल का क्या रूल होता था? जो सेविंग्स होती है वो टैक्सेबल होती है। 70% ऑफिशियल ड्यूटीज पे लगा दिया, इसका मतलब सेविंग्स कितनी हो गई? 30% टैक्सेबल होगा। 30% टैक्सेबल हो जाएगा, यही है। इसका फिफ्थ वाला पॉइंट देखना, भूल गया थर्ड वाले का। अच्छा वो, हाँ उसका सर देखो, ये पॉइंट आगे आएगा, अभी हमने किया नहीं है। इसका मेन क्वेश्चन में इंपैक्ट पड़ता है, आरएफए पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इसका। आरएफए भी नहीं था।
तो मेन क्वेश्चन को भी आप छोड़ सकते हो, उसको मेन क्वेश्चन को भी आप छोड़ दो, ठीक है। RFA वाला तो हो गया था। ठीक है, हो गया। RFA वाला हो गया था। आर्यन हो गया आपका डाउट? हाँ सर, RFA वाला हो गया था पार्ट, बस इसी में प्रॉब्लम आ रही थी वरना हाँ, वो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको फुल क्वेश्चन को भी रहने दो, क्योंकि इसमें ये जो चीज है अभी आगे वाली क्लासेस में हम करेंगे। ठीक है, पूर्वा के हो गए, संजना का हो गया डाउट। कुणाल, आपका प्रॉब्लम 2 कौन सी कह रहे हो? पेज नंबर? पेज नंबर है 48। HRA की थी क्या वो? हाँ HRA वाला था। तो ये हुआ नहीं था आर्यन, आपका हो गया ना प्रॉब्लम 2? पूर्वा आपने किया प्रॉब्लम 2 48 पे? हाँ जी बताइए। तो डाउट है मेरा भी। आर्यन आपका हो गया था, नहीं किया था? आपने मैंने तो किया किसी को बच्चे ने? ये क्वेश्चन ठीक है, आप लोग कुणाल एक बार फिर से देखियो, इसमें देखिए ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, एक बार फिर से देखियो, नहीं होगा तो करा दो, कोई नया पॉइंट नहीं है इसमें। आंसर में फर्क आ रहा है बस 500 का। कितना फर्क आ रहा है? 500। 500 रुपए का फर्क आ रहा है। चलो एक बार कोई आप आर्यन आप करके देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है, कल तक नेक्स्ट क्लास तक करना। पूर्वा आप भी ये क्वेश्चन करना प्रॉब्लम 2, सार्थक आप भी, अगर इसका आंसर सबका मैच होता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं करा दूं। सर 4.8 ठीक है, क्या चलिए बोला था? अब हमारा RFA हो गया था, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब अपना सेकंड उस पे चलते हैं, परक्विजिट पे। अच्छा नहीं, एक मिनट, मैंने आपको कल 4.13 दिया था ना, 1.4 भी दिया था, ठीक है, 1.4 भी हो गया था ना। चलिए फिर सेकंड परक्विजिट पे चलते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, अभी लिखेगा नहीं कोई भी, मैं लिखवाऊंगा अपने आप। सेकंड परक्विजिट है हमारा, अभी हमारी पहली कैटेगरी ही चल रही है, परक्विजिट्स व्हिच आर टैक्सेबल। पहली कैटेगरी ही हमारी चल रही है, perquisites which are taxable in the hands of all employees। हमारी ये कैटेगरी का अब सेकंड perquisite देख रहे हैं। अभी हमने इसका ऐसा करता हूं, मैं साइड में लिखता रहता हूं, अभी हमने एक किया इसका RFA, ठीक है, अब हम सेकंड करने जा रहे हैं। एक सेकंड perquisite इसका क्या होता है, अभी कोई नहीं लिखेगा कुछ भी। मॉनेटरी ऑब्लिगेशन, मॉनेटरी ऑब्लिगेशन of the employee discharged by the employer। Monetary obligation of the employee discharged by the employer। क्या मतलब हुआ समझते हैं। मान लीजिए एम्प्लॉय ने एक कोई भी लगा लीजिए, मान लीजिए कोई फैसिलिटी ली है घर पे, कोई नेट कनेक्शन लिया है, कोई टेलीफोन कनेक्शन लिया अपने नाम पे, तो उसको एम्प्लॉय ने खुद या तो एक बात बताइए, उसको पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका बिल पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एम्प्लॉय की खुद है। लेकिन अगर वो ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर कह दे कि चलो आपने आपका ये जो आपका बिल है वो मैं पे करा करूंगा, तो ये बन जाता है मॉनेटरी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय डिस्चार्ज बाय द एम्प्लॉयर। और इसको हमने लास्ट क्लास में भी बताया था परक्विजिट्स की, कि इनको हम क्या कहते हैं? मॉनेटरी परक्विजिट्स कहते हैं। Yes or no? ये जो भी होते हैं, these are taxable in the hands of all employees। ठीक है, तो वो जैसे मान लो एक एम्प्लॉय ने कोई घर पे मेड रखा या मेड रखी, उसका सैलरी एम्प्लॉयर देता है, वो भी आ गया। ठीक है, उसने अपने बच्चों को किसी स्कूल में डाला, उन बच्चों की एजुकेशन के जो वो होती है, फीस होती है, वो एम्प्लॉयर देता है, ये भी आ जाएगा। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय की अगर एम्प्लॉयर उसको मीट कर रहा है तो वो बन जाती है मॉनेटरी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय डिस्चार्ज बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, कॉमन, रुक जाइए अभी लिखना मत, कॉमनली नोन एज मॉनेटरी परक्विजिट्स। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं। सेकंड परक्विजिट का नाम दीजिए, आपने नाम दिया मॉनेटरी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय, मॉनेटरी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेट बाय द एम्प्लॉयर या फिर डिस्चार्ज बाय द एम्प्लॉयर। मॉनेटरी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेट बाय द एम्प्लॉयर लिखना शुरू करेंगे। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, क्योंकि ये बहुत यूज आती है जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पे बहुत जगह पे यूज होएगा। वेयरएवर, बेटा संजना समझ आ रहा है? अगर कुछ भी ना समझ आए तो आप प्लीज मेरे को रोक लीजिएगा।
ठीक है सर। wherever any monetary obligation of the employee, wherever any monetary obligation of the employee is discharged by the employer, which otherwise would have been payable, which otherwise would have been payable by the employee himself, which otherwise would have been payable by the employee himself, it will be considered as a perquisite. It will be considered as a perquisite. सर एक बार सेंटेंस रिपीट करना सर, आपकी आवाज पे। हाँ जी। Whenever any monetary obligation of the employee is discharged by the employer, which otherwise would have been payable by the employee himself, comma, it would be considered as a perquisite. It would be considered as a perquisite and taxable in the hands of all employees. And will be taxable in the hands of all employees. Okay. For example, gas, electricity bill, electricity bill of the employee paid or reimbursed by the employer. Gas, electricity bill of the employee paid or reimbursed by the employer. और लिख सकते हैं children education expenses paid or reimbursed by the employer. Children education expenses paid or reimbursed by the employer. चलिए बच्चों, अब हमारे दो हो गए। अब यहां ध्यान दीजिएगा, थर्ड जो हम करने जा रहे हैं इसी कैटेगरी में, मैं ऐसे बोलता हूं 3A, क्योंकि अभी हमारी कैटेगरी A ही चल रही है। ठीक है, अभी हमारी A कैटेगरी चल रही है परक्विजिट्स की। थर्ड जो हम करने जा रहे हैं वो बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है, एक लाइन में समझ आ जाएगा आपको। इधर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के नाम पे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, मतलब एम्प्लॉय ने ही ली है और उसका प्रीमियम जाता है हर साल। तो एम्प्लॉयर ने कहा कि इसका इंश्योरेंस प्रीमियम मैं पे करूंगा हर साल आपके लिए। ठीक है जी, इंश्योरेंस प्रीमियम मैं पे करूंगा हर साल आपके लिए। ठीक है, क्या हो गया बच्चे? आराम से आराम से आराम से। ओके, अब मान लीजिए वो इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू हो रहा है ऑन 25 मार्च 2019, ड्यू हो रहा है 25 मार्च 2019 को, लेकिन एम्प्लॉयर ने जब वो पे किया, एम्प्लॉयर पेड इट ऑन 1 अप्रैल 2019। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा क्या ऐसे दे दो 5 अप्रैल 2019। दिक्कत क्या आ रही है कि ये अलग अलग साल में है। ये डेट जो है, ये जो डेट है, ये किस साल की डेट है? ये है 18-19 की। और ये जो डेट है ये किस साल की है? 1920 की। ये डेट 18-19 की है, ये 1920 की। तो अब ये नहीं समझ आ रहा, पहली बात तो ये परक्विजिट हुआ। परक्विजिट क्यों हुआ? क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर। समझ में आ गई बात? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर। तो ये परक्विजिट हुआ, ये बात तो समझ में आ गई। अब ये नहीं समझ आ रहा कि कौन से साल का माना जाएगा, क्योंकि ये ड्यू हो रहा था 18-19 में और पे, ये ड्यू हो रहा है 18-19 में और पे हो रहा है 1920। ठीक है कि नहीं? तो अब ये कौन सा साल का माना जाएगा? तो इसका लॉ कहता है जिस साल में ये ड्यू हो रहा है, जिस साल में ये ड्यू हो रहा है एम्प्लॉय की, उसी साल की सैलरी में आएगा जिस साल में एम्प्लॉयर ने पे किया है। दैट इज मतलब इरेलेवेंट। तो पेड वाले साल में कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस साल में वो ड्यू हो रहा है उसी साल में ये माना जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? एक दोबारा बता दो। वीडियो ऑफ मत करो, मैं भी वीडियो ऑफ करके पढ़ाता हूँ आपको, है बड़ा मजा आएगा ना। चलो ऐसे पढ़ते हैं आज। ठीक है, सब समझ आ रहा है? देखो मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे, सब वीडियोस ऑन करो, दिखना तो चाहिए क्या चल रहा है, पढ़ाई हो रही है या मस्ती हो रही है। सब टाइम ले लो, वीडियोस ऑन कर दो अपने। सबको समझ में आ गया? तो जिस साल में ये प्रीमियम ड्यू होएगा उसी साल में, उसी साल का ये परक्विजिट माना जाएगा।
ना कि उस साल का जिस साल में ये पे होएगा। ये बात समझ में आ गई सबको? छोटा सा है, इतना ज्यादा पॉइंट है नहीं। चलिए लिखिए इसके बारे में, हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए वैल्यूएशन ऑफ। अच्छा बच्चों एक रिक्वेस्ट है, मैं कल इंस्टीट्यूट जाऊंगा सुबह 10:30 आप आ सकते हैं। रिक्वेस्ट है आप लोग आ जाइए और सैलरी कह रहा हूँ, फीस डिपॉजिट करा जाइए प्लीज। आज भी नहीं कराई आप लोगों ने, 1 से 5 के बीच में। कल आ जाइए 11 से 10:30 से 1 बजे तक आ जाइए कल, ठीक है? सर कहाँ पे? शक्ति विहार? क्या कहाँ पे? शक्ति विहार? सर कल शक्ति विहार है। नहीं कल आप कल क्यों नहीं गए थे? आपको बोला तो था मैंने जाने को, टीयू ब्लॉक। सर वो मेरे ना सीए का मैं पढ़ रहा होता हूँ सर, तो उसके ना टेस्ट आप कल जा सकते हो सर टीयू ब्लॉक 1 to 5 के बीच में। कल मैं जाऊंगा सर, मैं कल जाऊंगा। कल आप टीयू ब्लॉक जा सकते हो 1 to 5 के बीच में, ठीक है? मैम से हाँ, बात होगी। और आप लोग कल सुबह 10:30 से 1 बजे तक आके प्लीज यहाँ पे फीस डिपॉजिट करा देना, ठीक है? सर अच्छा ट्रांसफर करा सकते हैं सर, बैंक ट्रांसफर करा सकते हैं सर बैंक ट्रांसफर कराना है तो सर अगर कैश दोगे तो ज्यादा बेटर है। देखो इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है क्यों। और अगर आप नहीं दे सकते हो तो सर बैंक में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक का मैं बैंक की डिटेल तो मैं अभी दे दूंगा आपको। सर बैंक में 10,000 लो। और अगर कैश दे दो तो बहुत बेटर है। थोड़ा सा आप टैक्स वगैरह पढ़ रहे हो यार, टैक्स पढ़ रहे हो, थोड़ा समझना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? चलिए लिखते हैं, हेडिंग दीजिए वैल्यूएशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, वैल्यूएशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और डेफर्ड एन्युटी प्रीमियम, और डेफर्ड एन्युटी प्रीमियम पेड और पेएबल बाय द एम्प्लॉयर, पेड और पेएबल बाय द एम्प्लॉयर, डेफर्ड एन्युटी प्रीमियम पेड और पेएबल बाय द एम्प्लॉयर। चलिए लिखना शुरू करिए इसके बारे में। एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय द एम्प्लॉयर, actual expenditure by the employer, actual expenditure by the employer will be the value of perquisite, will be the value of perquisite नीचे नोट लिखिए, एक नोट लिखेंगे, the amount will become taxable, the amount will become taxable as soon as it becomes due for payment, as soon as it becomes due for payment actual payment is not necessary, actual payment is not necessary। नीचे एक एग्जांपल लिखिए, फॉर एग्जांपल if as per the terms of employment, if as per the terms of employment, if as per the terms of employment life insurance premium of Mr. R, life insurance premium of Mr. R is to be paid by his employer, is to be paid by his employer and the premium becomes due on, and the premium becomes due on 25th March 2018, 25th March 2018, but it is paid by the employer, but it is paid by the employer on 4th April 2018, 4th April 2018, comma, in this case, comma, in this case it shall be considered to be the, it shall be considered to be the perquisite for, it shall be considered to be the perquisite for the previous year, it shall be considered to be the perquisite for the previous year 17-18,
17, 18 and not 18, 19 and not 18, 19. चलिए बच्चों, अब आप ध्यान दीजिए इधर। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट परक्विजिट करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो क्या हो गया कि कुणाल मेरे पास काम करता है, ठीक है, कुणाल मेरे पास काम करता है और कुणाल ने मेरे से एक दिन की छुट्टी मांगी। मैंने कहा ठीक है भाई चला जा, मैंने कहा चल, इसलिए मैंने कोई रीजन नहीं पूछा। तो जिस दिन नेक्स्ट दिन आया तो मैंने बोला कहाँ गए था, किस लिए, क्या काम पड़ गया था छुट्टी में इस वक्त, क्या तूने छुट्टी मांगी? तो कहता सर घर ले रहा हूँ, एक घर खरीद रहा हूँ, तो उसके लिए लोन वोन लेना था, तो मैं बैंक वगैरह में गया था कि किस बैंक का क्या रेट है, कितना, कौन से का क्या रेट है। तो मैंने 5-7 बैंकों को सर्च किया, स्टडी किया। तो मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप घर खरीद रहे हो। तो मैंने कहा कि और फाइनल कर लिया कि आप किस बैंक से आप लोन लोगे? तो कहता हाँ सर बैंक फाइनल कर लिया, ऑलमोस्ट रेट सबके सेम है, लेकिन तब भी सबसे ज्यादा सही लगा मेरे को एसबीआई का। एसबीआई का रेट है होम लोन का। मैंने पूछा क्या रेट है होम लोन का? तो कहता सर 11% का होम लोन का रेट है, तो वो मैं वहां से ले रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा आपको लोन कितने का चाहिए? तो कहता सर मेरे को 50 लाख का लोन लूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा लोन मैं दे देता हूँ आपको। तो कहता सर आप क्यों दोगे, मतलब मेरे को, मतलब आपसे मैं क्यों लूं? एक सेकंड। तो कहता कि सर आप तो वैसे ही मेरे को इतना मेरे को काम करा के रखते हो, मैंने लोन और ले लिया आपसे तो आप मेरे को अपना स्लेव ही बना लोगे। मैंने कहा ये बात तो सर तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं तो बिल्कुल देखो और बेल दूंगा। तो मैंने कहा लेकिन सोच, तेरे को 11% का रेट पे मिल रहा है, तू ऐसा कर मुझे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे दियो। तो भाई के कान खड़े हो गए। कहता सर स्लेव बनने को भी तैयार हूं, आप मेरा 6% इंटरेस्ट अगर माफ कर दोगे तो ठीक है। तो बात देखो, कभी कभी कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को या जो लोन देती है या तो वो कम रेट पे दे देती है मार्केट से, या फिर बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री दे दिया। मैंने कुणाल को कहा देख तू मेरा बहुत एक अच्छा एम्प्लॉय है, बहुत पुराना एम्प्लॉय है, तो ऐसा करते हो मैं तेरे को लोन दे देता हूँ, इंटरेस्ट नहीं ले रहा मैं तेरे से, बस मेरा लोन वापस कर दियो टाइम पे। तो इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन। ये हो गया इंटरेस्ट फ्री लोन। और जब मैंने इसको 11% का मार्केट रेट था और मैंने इसको कहा कि तुम मेरे को 5% में दे दियो, तो जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, इसको हम कहते हैं लोन एट कंसेशनल रेट। ठीक है, पहला था इंटरेस्ट फ्री लोन और दूसरा है लोन एट कंसेशनल रेट। तो ये दोनों ही देखो परक्विजिट हो गया। एक बात देखो, मैंने अगर इसका माफ किया 1 साल का, मान लो लेट अस अज्यूम इंटरेस्ट है 1 लाख रुपया, लेट अस अज्यूम जो ये बाहर देता एसबीआई को, और मैंने कहा तू मेरे से लोन ले ले, इंटरेस्ट मत दे, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं मैंने इसको 1 लाख रुपए का बेनिफिट दे दिया, yes or no? और वो बेनिफिट मैंने इसको क्यों दिया? क्योंकि ये मेरा एम्प्लॉय है, ठीक है ना, ये मेरा एम्प्लॉय है, इसलिए मैंने इसको बेनिफिट दे दिया। तो ये इसकी सैलरी में ऐड हो जाए, ठीक है ना। ये क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ये मेरे यहाँ काम करता है, इसलिए मैंने इसको 1 लाख रुपए की एक बेनिफिट दे दिया है जो ये बाहर इसको देना पड़ता है, yes or no? तो हम इसकी सैलरी में वो ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि हमें इंटरेस्ट निकालना सीखना है। ये जो इंटरेस्ट मैंने बोल दिया 1 लाख रुपए का, इस इंटरेस्ट की कॉम्प्यूटेशन कैसे होती है वो हमें सीखना, ठीक है। अभी आप कुछ नहीं लिखोगे, अभी आप सिर्फ यहाँ ध्यान दो। आपको मैंने बताया था फर्स्ट क्लास जब मैंने आपकी इनकम टैक्स की ली थी, मैंने आपको बताया था जब हम किसी भी लॉ को पढ़ते, देखो इंटरेस्ट निकालना हमें पता है, हमने बचपन से सीखा है। इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट का रेट और टाइम, यही 3 चीजें चाहिए होती है। फॉर्मूला भी होता था पंडित तोता राम, याद है? वो ऐसे याद कराया जाता था बचपन में हमें इसको, कि ये फॉर्मूला क्या होता था, P × R × T/100 ये होता था। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, जब हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो हम अपना दिमाग नहीं लगाते, जो लॉ में लिखा है उसको फॉलो करते हैं, अगर कुछ नहीं लिखा तो हम अपना दिमाग लगाते। तो लॉ में इंटरेस्ट निकालने का अपना तरीका दे रखा, तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम उनके तरीके से करेंगे। तो उनका तरीका क्या है? उनका तरीका कहता है कि अगर आपने, मैंने जैसे कुणाल को लोन दिया 50 लाख का, मैंने ये लोन इसको दिया 1 जून 2019 में, और मैंने इसको कहा कि आप हर मंथ की, अच्छा 50 लाख का लोन दिया मैंने इसको कहा आप हर मंथ की आखिरी तारीख को, 50,000 की पेमेंट करोगे, ठीक है, 50,000 की पेमेंट करोगे ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे? जो साल की हम सैलरी निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं 1920 की निकाल रहा हूं, तो मैं 1920 का सारे महीने लिख लूंगा, सारे महीने, अप्रैल 19, मई 19, जून 19,
जुलाई 19, अभी आप मत लिखना, अगस्त 19, सितंबर 19, अक्टूबर 19। बेटा क्या डेट है आज, याद रखना है, आज 16 तारीख हो गई है, 10 दिन बचे हैं, आपको पता है 26 तारीख को, ठीक है। अक्टूबर 19, नवंबर 19। क्या है सर 10 दिनों बाद? 10 दिन बाद क्या पूछा आपने, कम अगेन क्या पूछा आपने? आपको पता नहीं 10 दिन बाद क्या है? आपको पता होना चाहिए ना क्या है। अब मुझे तो पता है क्या है, बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय दिवस है, आप राहुल सर का बर्थडे है सर आपके लिए, दिसंबर 19, जनवरी 20, फरवरी 20 एंड मार्च 20। अब हमें क्या देखना है, हर महीने की आखिरी तारीख को कितना लोन आउटस्टैंडिंग है, हर महीने की आखिरी तारीख को कितना लोन आउटस्टैंडिंग है वो हम लिखे। अब एक बात बताओ, लोन मैंने 1 जून को दिया है, तो अप्रैल में तो लोन था ही नहीं, तो नील हो गया, ठीक है ना। अप्रैल में तो लोन था ही नहीं, मई में भी लोन नहीं था, जून में लोन दिया 50 लाख का, और मैंने कहा कि आप 50 हजार की पेमेंट करोगे आखिरी दिन में हर महीने की। इसका मतलब जून के आखिरी जून 30 को लोन का अमाउंट क्या होगा, 49,50,000, ठीक है ना, 49,50,000। फिर 49 लाख हो गया, फिर 48,50 हो गया, ठीक है, फिर 48 लाख हो गया। ऐसे हम करते रहेंगे, सारे 50 हजार रुपए कम करते रहेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक फिगर आ जाएगा। ये जो फिगर है, मान लीजिए XYZ कोई भी फिगर आया, ये जो फिगर है इसको हमेशा इंटू 1/12 करके एवरेज निकालेंगे, चाहे लोन इस दिन दिया हो, चाहे इस दिन दिया हो, चाहे कभी भी लोन दिया हो, इसको हमेशा इंटू 1/12 करें। क्यों करेंगे वो नहीं पूछना, बस करेंगे क्योंकि इनकम टैक्स कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, टाइम आ गया, अब बात आई रेट की। तो रेट का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने कुणाल को बोला कि कुणाल रेट 11% है ना, तो मुझसे 5% पे दे दे, तो इसका मतलब बेनिफिट कितना हुआ, इसको बेनिफिट 6% का हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे 11 - 5, 6% हो गया। तो जो भी अमाउंट आया इंटू 1/12 इंटू 6%। अब सर ये 11% आपने किसका रेट लिया है, ये रेट लेना होता है SBI का फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। जैसे इसका होम लोन था, तो होम लोन का SBI का ही रेट लेते हैं हमेशा, क्योंकि SBI सबसे बड़ा बैंक है RBI को बाद। तो SBI का जो भी साल का आप देख रहे हो, उस साल को फर्स्ट डेट को उस लोन का क्या रेट था, अगर होम लोन है तो होम लोन, ऑटो लोन है तो ऑटो लोन, पर्सनल लोन है तो पर्सनल, वो रेट आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, वो रेट और किस रेट पे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को वो लोन दिया। अगर बिल्कुल ही फ्री दिया है तो ये 11 - 0, ठीक हो गया। तो ये जो आएगा आपका अमाउंट, ये जो अमाउंट आएगा, दिस विल बी योर परक्विजिट वैल्यू ऑफ लोन एट कंसेशनल रेट, क्योंकि इसमें लोन पे इंटरेस्ट दे रहा है वो, इसलिए कंसेशनल। अगर ये बिल्कुल ही 0 होता तो लिखते हम परक्विजिट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन। ये बात समझ में आ गई आपको? ओके, अब इसमें कुछ इफ एंड बट है। पहला इफ एंड बट क्या है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको 1 साल के अंदर 20,000 तक का लोन देता है, 1 साल के अंदर 20,000 तक का लोन देता है, चाहे वो एक लोन हो, चाहे वो 2-2, 3-3 लोन हो मिला के हो, 5,000 का 10,000 का मिला के हो, 20,000 तक, तब तो ये सब करना नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं, इनकम टैक्स मानता है कि एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 20,000 रुपए दे सकता है, दैट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग। लेकिन अगर 20,000 रुपए क्रॉस हो जाते, मान लो 40,000 रुपए, तो पूरे 40,000 की कंप्यूटेशन होगी, सिर्फ 20,000 की नहीं होगी, क्योंकि वो लिमिट है, वो लक्ष्मण रेखा है, एक बार क्रॉस हो गई तो सारे पे टैक्स लगे। समझ में आ गई बात? तो ये नहीं है कि फिर 20,000 पे टैक्स की कंप्यूटेशन करेंगे, फिर 40,000 पूरी, आपने एक बार निकल गया उस लाइन से बाहर तो पूरी कंप्यूटेशन, पहली बात। दूसरी बात, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन देता है, कुछ स्पेसिफाइड बीमारियां है इनकम टैक्स में, बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती है, जैसे कोई कैंसर हो गया, कोई ऐसी बीमारियां, हमें नहीं याद नहीं करनी, हमें कोई लिस्ट नहीं याद करनी, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड लिखा होगा, स्पेसिफाइड डिजीज। अगर उस बीमारी के लिए लोन दे रहे हैं, चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 1 करोड़ का हो, कोई कंप्यूटेशन नहीं होगी, क्योंकि पहले ही वो क्यों लोन दे रहे हैं किसी बीमारी के लिए, मतलब एम्प्लॉय है, उसका कोई फैमिली का मेंबर बीमार है, ठीक है, पहले ही बीमार है, अब उसको और परेशान नहीं करता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। थोड़ा बहुत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मन में भी मतलब थोड़ा सा है, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है उसके, तो उसमें आपको कोई लोन की कोई कंपटीशन नहीं, ठीक हो गया। तो 2 एक्सेप्शंस क्या हो गई, अगर लोन 20,000 तक है, जिनको पेटी लोन्स कहा जाता है, पेटी लोन्स,
और जैसे ही 20 क्रॉस हो गए तो आपको पूरे पे करनी है। और दूसरा, अगर वो किसी स्पेसिफाइड बीमारी के लिए, सर इसके अगर अलावा 20,000 सबकी तक कंपटीशन ऐसे ही हो। अगर समझ में आ गई बात? 20,000 तक पहले है इसको मैं इसका थ्योरी लिखवाता हूँ, इसके ऊपर कुछ 5-7 छोटे छोटे क्वेश्चन है वो करते हैं, ठीक है? चलिए आइए, तो आपने हेडिंग दी, आप हेडिंग देंगे। सर अगर लोन 20,000 तक है फिर? हाँ, एक सेकंड हाँ, क्या कह रहे बेटा? अगर वो कह रहा है 20,000 तक है तो कोई कंपटीशन नहीं करोगे, वो है मतलब टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं देना, और ठीक है? सर कोई तो डिजीज है एक तो मेरे को लगता है टाइम मैंने बड़ा ही गलत चूज कर रखा है, इस वक्त सबका टी टाइम चल रहा होता है कि नहीं? चलिए सर, लिखिए, और इंटरेस्ट सर फ्री अगर लोन्स किस और लोन एट कंसेशनल रेट, इंपॉर्टेंट बहुत मार्क। गलत टाइम है सर ये। सर हाँ, गलत टाइम है यार ये। अब इसको देख मेरा भी मन कर जाता है। सर सर आवाज नहीं आ रही है। अरे भाई चलिए बच्चों लिखो। सर हेडिंग हमने रिपीट heading कर दो लिखी? सर हेडिंग। हाँ, इंटरेस्ट फ्री लोन्स और लोन्स एट कंसेशनल रेट। चलिए लिखिए, वैल्यू ऑफ द लोन एडवांस्ड। सर हेडिंग दोबारा बताना। हाँ लिखो बच्चे, इंटरेस्ट फ्री लोन्स और लोन्स एट कंसेशनल रेट्स। सर सार्थक कुछ पूछ रहा है सर। क्या? सर हाँ सर से पूछो। हाँ सर, अगर उसे बंदे को एम्प्लॉय को मतलब कोई भी बीमारी हो जो स्पेसिफाइड हो और उसके लिए मतलब कोई भी अमाउंट, सारी अमाउंट एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट मतलब यार, जैसे मान लो किसी एम्प्लॉय को कोई बीमारी है, मान लो कैंसर है, हाँ, उसको एम्प्लॉयर 1 करोड़ रुपए देता है, हाँ, तो वो एम्प्लॉय वापस तो करेगा, उसको एम्प्लॉयर को वापस करेगा, बट उसका मान लो इंटरेस्ट फ्री रेट पे दिया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, तो उस पे कोई टैक्स नहीं देना एम्प्लॉयर, सारा माफ है, पूरा 1 करोड़ माफ है। ठीक। लेकिन यार वही बात है ना, स्पेसिफाइड बीमारी यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, तो वो बीमारियां पहले ही मतलब बंदा बहुत परेशानी में होता है, तब वो इतना लोन लेता है, ठीक है? ये कोई छोटी मोटी बीमारियां नहीं है कि आज दस्त लग गए, आज कॉन्स्टिपेशन हो गया, आज ये हो गया, ऐसा नहीं होता, बहुत बड़ी बीमारियां की बात। सर जो हाँ जी हाँ प्रिंसिपल जी हाँ जी बोलिए। सर, मतलब जो असेसमेंट ईयर का जो फाइनल में जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहता है वो प्रिंसिपल अमाउंट है। असेसमेंट ईयर का नहीं बेटा, हाँ उस प्रीवियस ईयर का हर महीने का, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग रहता है। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का हर महीने का लिखोगे आप, ये हर महीने का लिखोगे। हाँ जी सर। हाँ ठीक है, जो बचा होगा अभी करते हैं क्वेश्चन, आ जाएगा सर। देखिए, वैल्यू ऑफ द लोन एडवांस टू द एम्प्लॉय, वैल्यू ऑफ द लोन एडवांस टू द एम्प्लॉय or any member of his household, or any member of his household shall be determined as sum equal to, shall be determined as sum equal to interest computed at the rate charged, interest computed at the rate charged per annum by SBI on the first date, on the first day
of the relevant previous year. Next line में लिखिए, no perquisite value will be charged if if first point, the amount of loan are petty. The amounts of loan are petty, PETTY. अब आप पूर्व पैटी मत लिख देना, PETTY, खाने पीने का टाइम चल रहा है, टी टाइम चल रहा है तो पैटी लिख देती हूँ, पैटी PETTY। नहीं होता है इस टाइम पे ना, थोड़ा सा बैठ जाता है आदमी इंसान, ठीक है। दैट इज नॉट एक्सीडिंग 20,000 in an year. That is not exceeding 20,000 in an year. And second point लिखिए, if the loan is for medical treatment in respect of the diseases specified in Rule 3A. अब एक ना ब्रैकेट लिखिए, however this exception shall not apply on so much of the loan as has been reimbursed by any medical insurance company. इस लाइन का क्या मतलब हुआ, अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा क्वेश्चन के साथ। ये रीइंबर्समेंट वाला रिपीट करना, अभी समझाऊंगा। अब एक नीचे नोट 2 लिखिए, नोट 1 लिखिए। हाँ जी, क्या रिपीट कर दो, ये रिपीट कर दो। However, the exception shall not apply on so much of the loan as has been reimbursed by any medical insurance company. अब नीचे नोट लिखिए, फैमिली इंक्लूड, आप लोन किस किस के लिए ले सकते हो, एक एम्प्लॉय अपने लिए ले सकता है, उसके अलावा देखो अब यहाँ पे अब क्या कह सकते हैं इनकम टैक्स को, फैमिली इंक्लूड स्पाउसेस, स्पाउस नहीं मेंशन्ड है, स्पाउसेस एंड कॉमा चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउसेस, मतलब खुद भी गलत करो बच्चे से भी गलत काम करो आप, चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउसेस कॉमा पेरेंट्स कॉमा सर्वेंट एंड डिपेंडेंट्स। तो ये सब लोग आपकी फैमिली मेंबर में आते हैं, और अगर आप किसी के लिए भी लोन लेते हो, चाहे अपने लिए ले रहे हो चाहे इनमें से किसी के लिए भी ले रहे हो, सेम ट्रीटमेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन था, बोलो बेटा। अच्छा सर, इसमें तो एक तरीके से फिर अगर कोई बंदा टैक्स चोरी करना चाहता हो तो उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है कि अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 20,000, yes. तो अगर उसकी मतलब जॉब प्रोफाइल में ज्यादा पैसे हैं और उस मतलब वो 20,000 को एज ए लोन दिखा देते हैं, तो उसके ऊपर तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा सर, बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा, दे सकता है। 20,000 से कितना टैक्स बचा लेगा भाई, जो बंदा इतना बड़ा है वो 20,000 से कितना टैक्स बचा लेगा? 20,000 खड़ा पड़ता है सर, नहीं 6,000 रुपए बचा सकते हो आप, हाँ बिल्कुल 6,000 नहीं कर सकते हो। मान लो आप 30% के ब्रैकेट में आते हो, हाईएस्ट टैक्स रेट 30% है, तो 20,000 का 30% कितना हो गया? 6,000 रुपए बचा लिया अपने साल पे। लेकिन सोच के देखो, कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट ऐसी चिंदी हरकत करेगा, है कि नहीं? नहीं, लेकिन वैसे आपकी सोच बिल्कुल ठीक है। एज अ एडवाइजर आप कह सकते हो कि आप 20,000 रुपए अपनी लोन दिखा दो, सैलरी में मत ऐड कराओ, तो आप उसको 6,000 रुपए सेव कर सकते हो। नहीं, जोक से बात, 6,000 बच रहे यार, 1 रुपए भी बचता है तो अच्छा ही लगता है। अब मैं आपसे क्यों नहीं ले रहा भैया, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, वैसे मैं आप लोगों से क्यों नहीं ले रहा कि मेरे को तुम चेक में दे दो, पेमेंट टैक्स बचता है, उसमें क्या बात होगी, साफ बात है ना। तो वो तो चाहे आप 20,000 रुपए में 6,000 रुपए बचा लो, चाहे 600 रुपए बचाओ, टैक्स सेविंग इज ऑलवेज एडवाइजेबल। टैक्स सेविंग अगर हो सकती है तो आपको करनी चाहिए, कोई इसमें मजाक।
सो श्रेय आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। सर ये रिपीट करना, सॉरी क्या रिपीट करूं, एक मिनट पहले आर्यन बताए, पूछे। वो लास्ट पॉइंट ही कह रहा था, पेरेंट्स के बाद क्या लिखवाया था? पेरेंट्स, उसके बाद सर्वेंट्स एंड डिपेंडेंट्स। हो गया पूर्वा, आपका भी हो गया। चलिए आगे आइए, अब हम इसके कुछ एक दो ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। कम टू पेज नंबर, या ये संजना ये ऑनर्स की बुक का है, आपकी बुक में एक दो आगे पीछे होएगा ज्यादा से ज्यादा। कम टू पेज नंबर 60, इलस्ट्रेशन नंबर 4.17 है, एक दो पेज नंबर आगे पीछे होएगा संजना आपकी बुक में। ये लोन वाला सेम पेज क्वेश्चन, पे है, हाँ जी सेम पेज पे ही है। सेम पे ही है, ठीक है। तो 4.17 करेंगे जल्दी से, 4.17 एंड 18 करो। आप खुद करेंगे, मैं नहीं करवा रहा, पहले खुद करके देखिए। सर हाँ जी बेटा। ये जो आपने लिखवाया था इसका मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ लोन एडवांस टू एम्प्लॉय वेल क्या, एनी मेंबर वाले का, ये क्या मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट कंप्यूटेड एट रेट चार्ज पर तो एनम। यही बताया ना, ये जो हमने कंप्यूटेशन की है, देख मैंने तेरे को लोन दिया, ठीक है, तो बेसिकली मैंने कहा कि तू मेरे को इंटरेस्ट मत दे उस लोन पे, तो तू जो वो पैसे बचाएगा वो तेरा एक तरीके का बेनिफिट हो गया ना, क्योंकि तू मेरे पास काम कर रहा है इसलिए, है ना, तो वो तेरी सैलरी में ऐड करेंगे। तो बेसिकली इस कंप्यूटेशन को इंग्लिश में लिखवाया है कि वैल्यू ऑफ एनी लोन एडवांस टू द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर विल बी कंप्यूटेड बाय कंप्यूटिंग द इंटरेस्ट एट द रेट चार्ज बाय एसबी। ये जो किया है ना, ये जो लिखा है, निकाला है, इसका मैंने वर्ड्स में लिखवाया है। ठीक है कुणाल? सर हाँ एक मिनट, एक मिनट कुणाल, आपका हो गया क्लियर? हाँ जी साथ तक पूछो। सर फिर तो बेनिफिट ही नहीं मिला एम्प्लॉय को, तो कुछ मतलब एम्प्लॉयर से उसने जो सस्ता लोन लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, हाँ, उसको हाँ। बेनिफिट ही नहीं हुआ जब वो टैक्सेबल हो गया। तो सर वही तो हम करें, बेनिफिट तो खत्म करें यहाँ पे हम। नहीं ऐसे नहीं ना सर, देखो हाँ। इसमें आप एग्जैक्ट, ये तो आपने निकाल लिया एक अमाउंट इंटरेस्ट का निकाल लिया, बट वो तो आपने एक बार निकाल लिया, बट हर साल थोड़ी मतलब एग्जैक्टली ये थोड़ी ना आता है कि उतने इंटरेस्ट का ही है, कुछ तो फर्क, कुछ तो आपको यहाँ पे रिलीफ मिल ही जाता है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली उतना ही इंटरेस्ट पड़ेगा जो आपको बाहर पड़ रहा है, कुछ ना कुछ रिलीफ तो आ ही जाता है। ठीक है, हाँ वही जो आपका क्वेश्चन है वही है कि जो भी बेनिफिट मिल रहा है, आप मेरे पास काम कर रहे हो, जो भी बेनिफिट मिल रहा है, तो सर हम तो सिर्फ इस पे टैक्स लेंगे ना। ये जो इंटरेस्ट आया, मान लो 50,000 का इंटरेस्ट आया, तो मैं आपसे 50,000 रुपए थोड़ी ना ले रहा हूँ, मैं सिर्फ उस पर टैक्स लूंगा। मान लो 30% का स्लैब लगा, तो 50,000 पे 30% 15,000 का टैक्स दिया, तब भी तो आपको 35,000 का फायदा हो गया। हम तो सिर्फ टैक्स लेंगे, हम आपसे पूरा इंटरेस्ट का अमाउंट थोड़ी ना ले लेंगे। पूरा नहीं ले, ठीक है। ठीक है, चलिए करिए जल्दी से। सर हाँ जी बेटा। इसमें जब हमने मार्च तक का अमाउंट निकाल दिया, मतलब कितना जी। आउटस्टैंडिंग लोन है, उसके बाद क्या करेंगे? सारे अमाउंट्स को ऐड कर लो, जितने भी आए ना सारे को ऐड करो, अच्छा, इनटू 1/12 और इनटू वो रेट जो भी है। जो एसबीआई वाला रेट दे रखा है हमें, हाँ जी, एसबीआई वाला रेट, और जो आपका रेट है उसको माइनस करके। इसमें तो इंटरेस्ट फ्री है। हाँ
तो सर ये करने के बाद हमारा निकलेगा क्या, मतलब? हमारा निकलेगा जो असली में क्या निकलेगा, एक तरीके से वो इंटरेस्ट अमाउंट निकला है जिसके आपको फायदा हो गया जिसका, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे परक्विजिट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन या फिर लोन एट कंसेशनल रेट। एक तरीके से इतना इंटरेस्ट आपका बच गया क्योंकि आपने लोन एम्प्लॉयर से ले लिया, ना कि बाहर से। तो 4.18 भी करना है ना? हाँ जी बेटा संजना। 4.18 भी करना है इसके बाद? हाँ, दो बोले मैंने आपको, 7 और 8। हाँ 7 और 8। 4.19 भी करना है बेटा, सारे ही करने हैं मेरे को, जल्दी जल्दी करो। 1819। सर हाँ जी बेटा। इसमें जो 4.18 है, जी तो इसमें जैसे 1st ऑफ एवरी मंथ को वो पे कर रहा है लास्ट की जगह। हाँ, तो पहले महीने में तो पूरा का पूरा आ जाएगा ना। अच्छा, मई में मतलब कुछ पेमेंट नहीं करेगा जब उसने हाँ, लोन मई में लिया? कोई पेमेंट नहीं हुई, 1 जून से पेमेंट हुई, तो मई की आखिरी तारीख को तो पूरा 5 लाख का 5 लाख आउटस्टैंडिंग हो गया, बस यही चेंज है। 4.19 भी हो गया पूर्वा, तीनों हो गए। चल एक मिनट में बता देता हूँ आपको। 19 मैम 2021 भी 2 करो मिनट रुक जाओ एंड 22 23 भी करो, 24 मत करना, 23 तक सारे करो। सर, 2 संजना आप मिनट भी, रुक जाओ सर। जिसका भी हो गया 23 तक सारे करो। सर हाँ जी बेटा। सर जैसे 4.17 में तो 20,000 एट एंड ऑफ ईच मंथ लिखा हुआ है, लेकिन 18 में ऐसा कोई अमाउंट लिखा नहीं हुआ। सर वो उसी का कंटिन्यूएशन है, आप पढ़ोगे ना, टेक इलस्ट्रेशन 4.17 ही तो लिखा हुआ है। टेक द तो सर 4.19 में वो 4/100 हो जाएगा ना, वो मतलब 10 - 6/400 कर देंगे उसको। क्या 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 4.19 में क्या हो जाएगा? वो 4/100 हो जाएगा ना, जहाँ पे से पहले 10/100 था, तो क्योंकि इसमें सर 10 10 - अपॉन 6 100 नहीं करना, कहाँ पे 10 अपॉन नहीं 100 है? ऊपर जो अच्छा परसेंटेज, परसेंटेज कह रहे हो? हाँ 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 हाँ, वो इतना होता है, हाँ, सही सही। हाँ जी।
सर हाँ जी बेटा, पूर्वा बोलो। हाँ जी 4.20 में ये नवंबर से स्टार्ट करा है इन्होंने। नहीं बेटा, आप ना पूरी टेबल बनाओ, उसने शॉर्टकट कर दिया, पूरी टेबल बनाओ नीचे आगे, पुरानी भी, अप्रैल मई सारे वो 0 हो जाएंगे बस। ठीक है ऐसा क्यों और सर? वो इंटू 1/12 ही होएगा हमेशा, चाहे वो नवंबर से शुरू करे। ठीक सर है। इसमें अप्रैल से नवंबर तक की 0 क्यों? सर नवंबर में लोन एडवांस हुआ है ना, लोन सर फिर नवंबर में नवंबर दिया से ही है। लेने दो। हाँ नवंबर से ले लो आप, मतलब आपको पता होना चाहिए कि अब वो इंटू 1/12 ही होएगा, ये नहीं है कि इंटू 1/5 कर दो, ठीक है? ये क्या है, आप मत लिखो वो, आप शॉर्टकट में कर सकते हो। सर एक बार इस लाइन का मतलब बताना। किस लाइन का बेटा? आर एस रिकवर्ड अ सम ऑफ 3 लाख फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। सर मैं अभी बताऊँ, ये मैंने नहीं बोला अभी आपको करने को सर, मैंने आपको ये वाला थोड़ी ना बोला, 4.20 में है तो मैंने 4.24 का बोला ना, कौन सा कह रहे हो आप? 4.20। अच्छा ओहो, अच्छा अच्छा, एक मिनट बच्चों, 20 पे आ जाओ, सॉरी 20 पे आ जाओ एक बार। 20 में मैंने आपको बताया था कि देखिए एक बार पढ़ते हैं इसको, एक सेकंड 20 पे आ जाइए। अभी तक क्या हो रहा है कि उसने डिजीज के लिए उसका एक लोन चल रहा है ना, ऐसे ही कुछ है ना। हाँ, What will be your answer if RS recovered a sum of 3 lakh from insurance company on 25 November 2019? Rate of SBI rate is 13%. ये देखो बच्चों, जब जो मान लीजिए मैंने डिजीज के लिए लोन दिया किसी एम्प्लॉय को, जो डिजीज मेंशन्ड है 3A में, तो उसके लिए हम कोई कंप्यूटेशन नहीं करेंगे, ठीक है? मान लो मैंने किसी को 30 लाख का लोन दिया, एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 30 लाख का लोन दिया, और तो हम इसकी कोई कंप्यूटेशन नहीं करेंगे। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने भी मान लो उसको 5 लाख का लोन दे दिया सेम बीमारी के लिए, सेम बीमारी के लिए इसको 5 लाख का लोन दे दिया, तो एक तरीके से तो उसको डबल बेनिफिट मिल गया ना एम्प्लॉय को, एक तरीके से तो एम्प्लॉय को डबल बेनिफिट मिल गया, एम्प्लॉयर भी लोन दे रहा है, इंश्योरेंस कंपनी भी लोन दे रही है, मतलब अमाउंट दे रही है। तो हम ये मानते हैं कि जो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है, जो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है वो एम्प्लॉयर का लोन है, और उसको हम लोन मान के क्वेश्चन को करें। एक बार फिर से बताता हूं, सुनिएगा। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई स्पेसिफाइड बीमारी के लिए लोन दिया है, सब सुन लीजिए एक बार, उस लोन का हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, समझ में आ गई बात? लेकिन अगर उसी सेम बीमारी के लिए इंश्योरेंस कंपनी भी कोई अमाउंट दे रही है, तो जो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है और जिस दिन दिया है उस दिन से उसको लोन समझ के ट्रीटमेंट करते, जितना अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी ने दिया। तो जैसे 20 में इंश्योरेंस कंपनी ने उसको 3 लाख रुपए दिए, तो हम 3 लाख मान लेंगे कि उसको लोन मिला एम्प्लॉयर से, और 3 लाख का ट्रीटमेंट निकाल देंगे जैसे हम नॉर्मली करते। ठीक हो गई बात, समझ में आ गई? बिल्कुल उसको लोन मान लेंगे कि एम्प्लॉयर ने लोन दिया है उसको 3 लाख का। सर हाँ एक मिनट, तो आप उसको लोन मान लोगे एम्प्लॉयर का, जितना अमाउंट रीइंबर्स हुआ है उसको इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, अब समझ आ गया सबको? सर हाँ जी बताइए साथ के लिए है। सर ये 25th को मिला है उसे लोन, तो इसे हम पूरा मतलब पूरी अमाउंट मानेंगे महीने की? हाँ, तो नवंबर में 25 नवंबर को उसको लोन मिला है, तो हम देखेंगे नवंबर 30 को उसका लोन कितना आउटस्टैंडिंग था, ठीक है? तो वो अब हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में पहले कि वो लास्ट डे ऑफ द मंथ पेमेंट हो रही है कि फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ पेमेंट हो रही है। लास्ट डे ऑफ द मंथ हो रही है तो फिर वही वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, 280 हो जाएगा। हाँ कुणाल आप पूछो। इसमें जैसे लोन तो उसने फॉर द परचेज ऑफ कार दे रखा है ना, कहाँ लिखा हुआ है? कितना लिखा हुआ है? मतलब 4.17 में लिखा हुआ है। नहीं वो 4.17 में ना बेसिकली मानो कि ये उसका फिर वो डिजीज के लिए, ये डिजीज के लिए होता है पॉइंट, वो पूरा क्वेश्चन इन्होंने लिखा नहीं है। ये जो इंश्योरेंस कंपनी वाला पॉइंट है ये डिजीज के लिए होता है सिर्फ। बेटा अब आप सारे करेंगे, और 24 एक बार 24 भी करेंगे, उसमें भी ये रीइंबर्समेंट वाला ही पॉइंट था। और 24 तक करिए सारे जल्दी से। इसमें ये होता कि ये हमने नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट को पेमेंट की है, तो नवंबर के में पूरा 3 लाख, तो नवंबर का पूरा 3 लाख आ जाता। जल्दी से आगे सारे करो 24 तक। सर हाँ एक सेकंड, हाँ जी सर तक। सर तो मंथ में किसी भी डेट पे दे, अगर ये लास्ट में होगा तो वो हमारा उसमें डिडक्ट होके हो जाएगा, जैसे 20,000 दे रहा है, लेकिन चाहे वो मतलब बीच में दे चाहे वो फर्स्ट डे में दे। अगर आपको लोन नवंबर की 30 तारीख को भी मिला है, हाँ ठीक है, और पेमेंट हो रही है अगले महीने से,
ठीक तो है, नवंबर का पूरा अमाउंट लोगे, ठीक ठीक है। ठीक। सर इसमें जैसे अगर वैल्यू ऑफ परक्यूजिट नील आ रही है, किसकी विनिल आ रही है? जैसे जब इसने ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए दिया है तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट नील आ रही है उसकी, तो हाँ मतलब नीला है। हाँ। हम सैलरी में मतलब कुछ भी इसका ऐड नहीं होगा? नहीं, आप ये पॉइंट स्किप कर दोगे, या आप लिख देना उसके बाद नील लिख देना अगर लिखना चाहो, या उसको इग्नोर भी कर सकते। सर ये 21, 22 और 23 ये तीनों वो जो पहले वाला क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन, उसी के आगे वाले हैं? उसी की कंटिन्यूएशन होता है बेटा। सर 20 और 24 में फर्क क्या, दोनों सेम ही तो हैं? सेम ही है क्या? मैंने देखा नहीं। सही है तो छोड़ दो, आगे छोड़ दो। हाँ सेम है तो छोड़ दो, सेम ही है, छोड़ दो बेटा। जिसके सारे हो गए वो प्रॉब्लम 3 करेगा। प्रॉब्लम 3 में अभी तक का सारा पार्ट आ गया है, ठीक है। उसका फर्निश वो भी आ गया, अकोमोडेशन भी आ गया है, और लोन का भी आ गया। तो एक बार जल्दी से करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम 3, फिर आगे चलेंगे। प्रॉब्लम 3 में आरएफए भी आ गया और ये भी आ गया। सर इन लोगों ने 21 और 22 शायद उनमें से एक गलत कर रखा है। गलत तो कोई नहीं है सर, 20 और 24 सेम है। गलत कौन सा है? 21 और 22 देखो, इन लोगों ने सेम कैलकुलेशन कर रखी है और फिर भी इन्होंने गलत आंसर निकाला। तो सर सेम ही तो है कि कैलकुलेशन, क्योंकि सब कुछ सेम है। श्रेय सब कुछ सेम ही तो है। मिस प्रिंटिंग है सर आंसर में ना, वो ये कहना बस था। ये बदल दिया है कि वो मेजर रिपेयर्स के लिए 21 में, और 22 में उसकी डॉटर की मैरिज के लिए। बस ये बदल दिया है, तो सेम ही तो है। सर मैरिज का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, सिर्फ बीमारी का होगा। अच्छा। सर 21 में देखो सर, 21 का इनका आंसर जो 45,283 है वो ठीक आ रहा है, और जो 4.22 का इनका आ रहा है। अच्छा अच्छा, वो कह रहे हो? हाँ, वो हाँ, सर। कैलकुलेशन मिस्टेक, वो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। आप सही लिख लो अपना। सर आपने मेरे को कंफ्यूज कर दिया। आप अपना आंसर लिखो। आप इनका क्यों देख रहे हो? आप अपना लिखो। सर कंपेयर तो करेंगे। नहीं, कंपेयर नहीं, अपने ऊपर भरोसा रख बेटा।
सर प्रॉब्लम 3 पूरा करना है मतलब जैसे हाँ जी पूरा करना है, अभी तक का सारा है। और जल्दी करना है, अभी करना है, दो चीजें और करनी है, जल्दी करो। पूर्वा कौन से क्वेश्चन पे हो? प्रॉब्लम 3। प्रॉब्लम 3, वेरी गुड। आर्यन आप? सर प्रॉब्लम 3 कर रहा हूँ सर। चलो शुरू करो जल्दी से प्रॉब्लम 3। हाँ जी। सर ट्यूशन सेंटर कब से खुलने का मन कर रहा है आपका? क्या कह रहे हो? सर ट्यूशन सेंटर कब से खोलने का मन कर रहा है आपका? सर मन ये गलत क्वेश्चन है सर। मन तो मेरा आज से करा है, लेकिन मेरा मन को मार के बैठा हूँ सर। ऑफिशियली अभी नोटिस नहीं आया ना कि खोल सकते हैं। सर खोलने जिम का मन खोल तो दिया, मेरा ये यार, भी मेरा तो खोल बहुत देंगे। बड़ा मन है कि मैं फेस टू फेस क्लासेस लूं। इनकम टैक्स को इस पे पढ़ाना तो बहुत मुश्किल है, बट क्या करें। कोई आपके पास न्यूज़ है तो आप बताओ, कब खुलेगी ये हमारा इंस्टीट्यूट, कब खुल जाएगा? सर जिम खोल दिए, ये भी खोल देना चाहिए अब तो। अच्छा, अब जिम कब से? आज कब खोले? 7 तारीख को कब खोले थे? नहीं सर खोल दिए, हो गया मतलब 1-2 दिन हो गए खोले हुए। तो बस फिर अब ये भी खोल देंगे नेक्स्ट मंथ से, देखते हैं फिर हम आपको बुलाएंगे। जल्दी करो बच्चों, प्रॉब्लम 3। सर सर हाँ जी। सर इसमें जैसे पॉपुलेशन 18 लाख है तो इसमें 10% होगा। कितनी पॉपुलेशन कितनी है? 18 लाख। हाँ 10%। हो गया बच्चों? 1 मिनट सर, 2 मिनट।
सर हाँ जी, इसमें जैसे जो इसने वो इंश्योरेंस वाला लोन ले रखा है, फर्स्ट हाँ सितंबर को लिया 4 लाख का, और ठीक है। रीपेमेंट इसने कुछ भी नहीं किया है। रीपेमेंट अभी तक कुछ भी नहीं किया, तो हर महीने 4-4 लाख लिखते हर हो। महीने 4-4 लाख ऐड कर देंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। हो गया बच्चों? 1 मिनट, इसका लोन वाला बताना कैसे करना था। लोन वाला बेटा, इसमें लोन जो लिया है ना उसने, ये लिया है 6 लाख का 1 अप्रैल 2019 को फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। ही स्पेंड्स द एंटायर अमाउंट ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट। उसको 1 नवंबर को 4 लाख रुपए का इंश्योरेंस कंपनी से भी मिल गया। तो ये जो 4 लाख रुपए इसको हम लोन मान लेंगे, और उसने अभी कोई भी लोन रीपे नहीं किया, तो बस हर महीने नवंबर दिसंबर नहीं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7 महीने 4-4 लाख लिख लोगे। ओके। अभी और कराओगे सर? बस 2 छोटी छोटी चीजें, एक लाइन की। हो गया सबका? अब सब वीडियो ऑन करके यहाँ आ जाओ। आंसर मैच हो गया सबका? ठीक। सर 2 मिनट। हाँ हाँ ठीक है। सर जो आर ने 6 लाख का लोन लिया है उसका क्या? वो तो सर बीमारी के लिए लिया ना, स्पेसिफिक बीमारी के लिए। अच्छा अच्छा, वो तो छोड़ दो। समझना हो गया? मैच नहीं हुआ। मैच नहीं हुआ तो कुणाल एक बार एक बार फोटो भेज दो। वैल्यू बता देता हूँ सर। हाँ वैल्यूज बता दो एक बार। बेसिक पे 3,60,000। आप पूर्वा मैच करते रहो। हाँ जी। टीए 1,80,000। बोनस 60। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 24। वैल्यू ऑफ फर्निश 55,200 और इंटरेस्ट फ्री लोन 28। ये आरएफए वाला एक बार भेज दे मेरे को। ठीक है। हाँ हो गया। ठीक है बच्चों, हो गया आपका पूर्वा? हाँ वो भेज देगा। बाकी चलिए ठीक है, देख लेना एक बार, कोई नहीं बात। बेटा देखिए, आपको पता ही कि आजकल कंपनीज में, यहाँ देखिए एक बार। हाँ जी, आजकल कंपनीज में कॉफी वगैरह तो हर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को देते ही, कॉफी स्नैक्स वगैरह।
तो अगर हम इसकी भी कॉस्ट मतलब मान लीजिए अगर हम इसके भी टैक्स, इस पे भी टैक्स देने लग गए तब तो बहुत टैक्स लगेगा। मतलब एक एम्प्लॉय ने कितनी बार कॉफी पी, एक कॉफी के क्या चार्जेस है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को टी एंड स्नैक्स देता है तो वो टैक्स फ्री है। कितना ही टी कितने ही स्नैक्स आप अपने ऑफिस में खा सकते हो, कोई मनाही नहीं है, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। अब बात होती है खाने की। अच्छा, नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस भी, एल्कोहल नहीं आता इसमें, तो नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस भी अगर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है तो वो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात होती है फ्री फूड की। कुछ एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को फ्री फूड की फैसिलिटी भी देते हैं। तो अगर तो ये फैसिलिटी दी जा रही है क्योंकि आपकी पोस्टिंग किसी रिमोट एरिया में हो चुकी है जहां पे खाना मिलना मुश्किल है, आपको आराम से खाना नहीं मिल पाएगा, इसलिए आपको फ्री फूड की फैसिलिटी दी जा रही है आपके ऑफिस में ही, तब तो वो एग्जेम्प्ट है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जहाँ पे नॉर्मली काम करते हो वहां पे अगर आपको फ्री फूड की फैसिलिटी दी जाती है, और आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चला हुआ है एमएनसीज में मील वाउचर्स मिलते हैं कि जैसे एमएनसी के जिस बिल्डिंग में है वहीं पे हल्दीराम का भी आउटलेट है या बीकानेर का भी आउटलेट है, तो वो क्या करते हैं कि आपको लंच के कूपन दे देते हैं कि आप अपना जाके नीचे इसको रिडीम कर सकते हो। तो अगर वो कूपन की वैल्यू 50 रुपीज पर मील है, 50 रुपीज पर मील है, तब तो एग्जेम्प्ट है। 50 से ऊपर हो गई, जैसे मान लो आप एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 90 रुपीज के 300 कूपन दिए, 90 रुपीज के 300 कूपन दिए, तो हम क्या करेंगे, उसको रिसीव कितने हो गए 90 इंटू 300, ठीक है, और उसका एग्जेम्प्ट कितना कर देंगे 50 इंटू 300। 50 रुपए तक के कूपन एग्जेम्प्ट है, 50 रुपए के ऊपर की जो मील्स है वो टैक्स है। ठीक होगी बात, समझ में आ गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक और बताता हूँ, फिर ये दोनों लिखवाऊंगा। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट्स भी देता है, गिफ्ट देना इज नॉर्मल थिंग। अगर वो गिफ्ट 5000 रुपए तक का है, फिर 5000 तक, तब तो वो एग्जेम्प्ट है। 5000 से ऊपर का जो भी गिफ्ट है वो टैक्सेबल है। तो मान लीजिए एक एम्प्लॉयर ने सिल्वर जुबली फंक्शन में अपने हर एम्प्लॉय को 8,000 की घड़ी दे दी या फोन दे दिया, तो 3,000 रुपए हर एम्प्लॉय के हाथ उस पर टैक्सेबल। जितना भी 5000 के ऊपर है वो टैक्सेबल हो जाए। बताइए समझ में आई ये बात। लेकिन अगर कोई एक सेकंड साथ, अगर कोई एम्प्लॉयर कोई कैश गिफ्ट देता है अपने एम्प्लॉय को, कैश गिफ्ट की मतलब कैश गिफ्ट है, उसमें कैश दे रहा है वो बेसिकली, तो वो 1 रुपए का भी कैश गिफ्ट टैक्सेबल होता है, उसमें 5000 नहीं होता। जो गिफ्ट हमने 5000 की लिमिट है वो लिमिट है काइंड गिफ्ट की। कैश गिफ्ट इज 1 रुपए का गिफ्ट भी टैक्सेबल होता है। हाँ जी साथ बोलो। और सर गिफ्ट्स जितने मर्जी दे सकते हैं। कौन सा? गिफ्ट्स जितने मर्जी दे हाँ, सकते हैं, कितने मर्जी दे सकते हैं, लेकिन 5000 तक टैक्स एग्जेम्प्ट है ना। एक गिफ्ट 5 नहीं, टोटल देखा जाएगा ना। जैसे मान लो आपको एक साल में 20,000 के गिफ्ट मिल गए तो 5000 टैक्स एग्जेम्प्ट है, उसके बाद 15,000 टैक्स। अच्छा ऐसा नहीं कि 5000, ऐसे नहीं कि एक घड़ी आ गई, एक 10,000 का ये आ गया, फिर तो सर हर बंदा ही ऐसा करता है। फिर तो श्रेय वाली चीज आ जाएगी कि मैं कैश, मैं सैलरी ले ही नहीं रहा, मैं यही लेता था तो गिफ्ट ही लेता था, तो फिर तो सर बीबीए वाले हैं सर, मैनेजमेंट के बारे में भी सोचना मैं वही कह रहा हूँ। अगर आपकी जहाँ पे सोच खत्म होती है ना, वहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सोच शुरू होती है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे 9 सिक्के बैठे हुए सब। चलिए 5000 इन काइंड, हाँ 5000 इन काइंड इज एग्जेम्प्ट। चलिए 2 ये लिखते हैं, फिर आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। पहले हेडिंग दीजिए फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस। फ्री फूड एंड नॉन वैल्यू ऑफ फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, टी और स्नैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, वैल्यू डैश लगा के लिखिए, वैल्यू निल। टी और स्नैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, वैल्यू निल। सेकेंड पॉइंट लिखिए, फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस, फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस provided during the working hours, in remote areas or offshore locations। मतलब
ऐसी जगहों पे जहां पे मुश्किल है खाना, ऑफ शोर लोकेशन, जहां पे खाना मिलना मुश्किल है, इन रिमोट एरियाज और ऑफ शोर लोकेशंस, वैल्यू नील। थर्ड पॉइंट, free food and non-alcoholic beverages provided by the employer during the working hours, at office or business premises or through paid vouchers of eating joints, जो ये कूपन मिलते हैं सोडेक्सो वगैरह के, डैश लगा के लिखिए। Sir, hours at office or business or business premises or through paid vouchers of eating joints, डैश लगा के लिखिए exempt up to ₹50 per meal। अब नेक्स्ट परक्विजिट लिखिए, वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट और वाउचर, लिखिए द वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट और वाउचर in lieu of which some gift can be received, is exempt up to ₹5,000 per gift, is exempt up to ₹5,000 per gift, above that taxable। रिपीट करना एक बार। The value of any gift or voucher in lieu of which some gift can be received is exempt up to ₹5,000, above which it is taxable। नोट लिखिए, नोट, however gift in cash is fully taxable। इसको बॉक्स में लिख लीजिए, बॉक्स डाल के लिख लीजिए, however gift in cash is fully taxable। अब बच्चों एक बार बोर्ड की तरफ देखिए, हमारी पहली कैटेगरी ऑफ परक्विजिट्स में हमें 8 करने थे, उसमें से हमारा आरएफए हो गया लास्ट क्लास। जिसका मिस हुआ था वीडियो देख ले एक बार, फिर इससे कंप्लीट। मॉनेटरी ऑब्लिगेशन आज किया, एलआईसी प्रीमियम आज किया, इंटरेस्ट फ्री लोन आज किया, फ्री फूड आज किया और गिफ्ट आज किया। ये 2 अब हम कल करेंगे, सेम टाइम पे हमारी क्लास है। 1 मिनट हो जाइए, एक बार पेज नंबर 63 पे आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 4.25 आपका होमवर्क है। 4.25, 26, 27, 28 एंड 29 1 लाइन के आंसर्स है। 29 तक आपके क्वेश्चन है, 1 लाइन के आंसर्स है। ठीक है, अब हम कल मिल रहे हैं 6 to 7:30 सेम। कल हम ये वाले 2 परक्विजिट खत्म करेंगे और अगर टाइम बचा तो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ परक्विजिट्स भी शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा 1 मिनट फिर पूछा हूं, कल अगर सार्थक आपको टीयू ब्लॉक जाना है तो 1 to 5 के बीच में जा सकते हैं, और अगर कल आप यहाँ पे कोई आना चाहते हैं तो सुबह 10:30 से 1 बजे तक आप आ सकते शक्ति विहार। ठीक है बच्चों, ओके, वी आर मीटिंग टुमारो 6 to 7:30। ओके, बाय बाय, टेक केयर। या वो क्वेश्चन भेज देना जिसको नहीं, कुणाल आप भेज देना। कौन सा सर? जो पूर्वा का नहीं हुआ था ना। हाँ भेज दिया। ठीक है, वो करके देख लो, नहीं होता तो फिर पूछ लेना। प्रॉब्लम